Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. Welcome to chemistry class with chapter 16 hydrocarbons. You have already discussed about alkanes and its nomenclature. Today we are going to discuss physical properties of alkanes, isomeric alkanes, reactivity of alkanes, radical substitution reaction with its mechanism, and at the last is your assignment. First is what are alkanes? ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, आप लोग ऑलरेडी इसको बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं. Alkanes are simple organic compounds and they have sp3 hybridization in which carbon and hydrogen are connected to each other by single sigma covalent bond. By single sigma bond, और वो single sigma bond जो है वो definitely एक covalent bond है. Alkanes का जो फॉर्मूला है जनरल दैट इज CnH2n+2 और ये फॉर्मूला ये रिलेशन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को शो करता है. दैट इज इन अल्केन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू कार्बन एटम. हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, क्योंकि ये 4 ग्रुप से बिलोंग करता है. कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है और अल्केन्स में इसने ये 4 बॉन्ड्स किससे बनाए हुए हैं. मीथेन के केस में इसने ये 4 बॉन्ड्स किससे बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन से. इथेन के केस में आप देखें इसने 5, एक कार्बन ने 3 और दूसरे ने भी 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन से. दैट इज 6 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स इन इथेन. It means the maximum number of hydrogens are attached to carbon in case of alkanes. Physical properties of alkanes. सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम मीथेन से ब्यूटेन की तरफ जाएं, दैट इज कार्बन 1 टू कार्बन 4 पे जाएं, तो ये आपके पास कलरलेस अडोरलेस गैसेस हैं. जब आप पेंटेन से हेप्टाडिकेन दैट इज कार्बन 5 टू कार्बन 17 जाते हैं तो ये कलरलेस ओडोरलेस लिक्विड्स हैं. कार्बन 17 से ऊपर जब हम जाते हैं तो आपके पास वो हायर मेंबर्स हैं और ये आपके पास वैक्सी सॉलिड्स हैं एंड दे आर कलरलेस एंड ओडोरलेस एज वेल. व्हाई इज दिस सो? कि अगर आप देखें तो आपके पास ये क्या है, गैसेस हैं, उसके बाद आपके पास लिक्विड्स का फेज आ रहा है और उसके पास आपके पास वैक्सी सॉलिड्स आ रहे हैं. दैट इज आप जैसे जैसे अपर मूव कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहे हैं, गैसेस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आ रहे हैं. व्हाई इज दिस सो? ये रीजन ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं. दैट इट इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. एंड यू नो अल्केन्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं दे आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ एटम्स. आपको पता है जैसे हम कार्बन 1 से आगे मूव करेंगे कार्बन 4 तक तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी इंक्रीज कर रहे हैं और डेफिनेटली इनका एटॉमिक मास भी इंक्रीज कर रहा है. आप इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी हर चेन में नंबर ऑफ एटम्स भी इंक्रीज कर रहे हैं और एटॉमिक मास भी इंक्रीज कर रहा है. और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं और ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं कि वो फेज को चेंज कर रही हैं. पहले गैस फेज थी, फिर लिक्विड फेज थी और फिर आपके पास वैक्सी सॉलिड फेज आ गई. इट्स मीन कि जो मैक्सिमम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं दे आर प्रेजेंट इन वैक्सी सॉलिड्स. ये आपके पास एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके फर्स्ट 4 मेंबर्स जो हैं ये गैसेस हैं, उससे आगे वाले मेंबर्स लिक्विड्स हैं और इससे आगे वाले जो होंगे वो आपके पास क्या हैं, वैक्सी सॉलिड्स हैं. Alkanes are soluble in non-polar solvents. Why is this so? अल्केन जो है ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है और वेरी वीकली पोलर कंपाउंड्स में हम इसको शुमार करते हैं.
अब जब ये खुद नॉन पोलर है तो आपको पता है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अदर पोलर सॉल्वेंट्स, उनमें ये डिसॉल्व नहीं होगा। अल्कोहल आ गए हैं, इनमें ये डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जिसमें बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड आते हैं। Why is this so? Why alkanes are non-polar and they are soluble in non-polar solvents? Because you know that like dissolve like. Polar पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अल्केन्स नॉन पोलर हैं तो वो सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसमें एक और क्या है, इसकी अगर हम और डेप्थ में जाएं तो उसकी वजह क्या है, बिकॉज दे हैव सेम नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनके दरमियान में पोलर की पोलर के साथ, नॉन पोलर की नॉन पोलर के साथ नेचर ऑफ IMF सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस विद मास। इसको जरा हम देखते हैं। जो भी अल्केन्स के फिजिकल पैरामीटर्स हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वो इंक्रीज कर रहे हैं जब जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे, जबकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। पहले हम देखें कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करता है। The even boiling point increase करे by every CH2 group added। जो भी एक CH2 ग्रुप, दैट इज आप मीथेन से इथेन की तरफ जाएंगे, एक CH2 ग्रुप ऐड हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? As number of carbon atoms are increasing, their intermolecular forces, especially London dispersion forces are increases, और ये forces इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि ये boiling point, melting point और density को increase कर देती हैं। यहाँ पे अगर आप इसके देखें, वैल्यूज देखें, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है -182, इथेन का है -183। अब ये माइनस की वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होती हैं। प्रोपेन की -190। इसी तरह से आप बॉइलिंग पॉइंट देखें, ब्यूटेन का -1 है, पेंटेन का 36 है, हेक्सेन का 69 है, दैट इज इट इज गोइंग टू इंक्रीज। डेंसिटी भी अगर आप देखें तो इसमें आपके पास वही वैल्यूज हैं, डेंसिटीज आर गोइंग टू इंक्रीज। नेक्स्ट आर आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स। पहले आपको पता होगा आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? आपके पास सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? आपके पास ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, उनको हम डिफरेंट तरह से लिख सकें, तो दे आर नोन एज आइसोमर्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास अल्केन के आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। अल्केन्स में जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, कार्बन 1 टू कार्बन 3, उनके आइसोमर्स नहीं होते, वो बहुत शॉर्ट मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके कोई आइसोमर्स नहीं हैं, उनके यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। जब हम इससे ऊपर जाते हैं, दैट इज ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 2 पॉसिबल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो आइसोमर्स हैं इनमें डिफरेंट केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आइसोमर्स में क्या होती है, आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? इन आइसोमर्स की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ब्यूटेन की हम आइसोमर्स देखते हैं। ब्यूटेन का ये लॉन्ग चेन है जिसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। CH3, CH2, CH2 and CH3. It is known as normal butane or N-butane. इसका एक और आइसोमर हम देखते हैं, वो क्या है? अगर आप इसमें एक जो चेन है वो एक कार्बन आप सेकंड कार्बन के ऊपर लगा दें, दैट इज ब्रांचिंग डेवलप कर दें सेकंड कार्बन पे, तो ये आपके पास आइसोब्यूटेन हो जाएगा। आइसो स्ट्रक्चर क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कार्बन 2 पे एक मिथाइल ग्रुप लग गया है तो ये आइसो स्ट्रक्चर है।
इस सेकंड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जरूर अटैच होगा। आइसोमर्स ब्यूटेन क्या है, आइसोब्यूटेन क्या है कि आपके पास सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच भी है और एक आपके पास हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन कहेंगे। इसको आप क्या कह देंगे, ये आपके पास आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन की होप तो आपको समझ आ गई होगी। कार्बन 2 पे एक ब्रांच लगी हुई है और साथ में आपके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेन कहलाएगा। अगर इस CH3 के साथ एक हम यहाँ पे एक CH2 ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। एक और CH2 ऐड कर दें, आइसो हेक्सेन, देन आइसो हेप्टेन। एक एक CH2 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ये एक स्टेप ऊपर जाता जाएगा। जब हम कंपेयर करते हैं आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन के बॉइलिंग पॉइंट्स को, तो हमें पता चलता है कि एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट हायर है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो, हम आइसोब्यूटेन को ब्रांच चेन भी कह सकते हैं। अब आपके पास जो एन ब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 55 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो आइसोब्यूटेन है इसका -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा ये आपके पास स्ट्रक्चर्स आ गए, ये आपके पास इनकी वैल्यूज आ गई। और ये सिर्फ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के केस में नहीं है, ये तकरीबन सबके केस में ही यही है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके एनर्जी ऑफ फ्यूजन, कंबशन, ऑल में ये आपके पास सब कुछ ऐसा ही आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ऐसा क्यों आता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो एन ब्यूटेन है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और जो आइसोब्यूटेन है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। जो लॉन्गर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एन स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स ब्रांच चेन, दैट इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन जो है ये आपके पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स है और इसमें वीकर वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीकर होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग चेन और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स या नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं उनकी वजह से हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक एन स्ट्रक्चर्स एज कंपेयर टू आइसो स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे अगर आप देखें वो आपने एन पेंटेन, एन ब्यूटेन की देखी थी, अभी हम पेंटेन का देखते हैं। ये आपके पास पेंटेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको हम एन पेंटेन कहेंगे। कार्बन 2 ऑफ पेंटेन जो था, कार्बन 2 जो था उसके ऊपर हमने एक ब्रांचिंग लगा दी है। अब आप देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 और 5। दैट इज इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है C5H12, C5H12 जो कि पेंटेन का था। अब इसमें कार्बन 2 पे एक ब्रांच है और कार्बन 2 के साथ एक हाइड्रोजन भी लगा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, आइसो स्ट्रक्चर हो गया। एक और भी इसका आइसोमर एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, आप एक और यहां से कार्बन इस हाइड्रोजन को रिमूव करें और इसके साथ एक और CH3 लगा दें, तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। दैट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या है, कार्बन 2 पे 2 ब्रांचेस हैं और कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। कार्बन 2 पे आप इसमें से अगर हम इसको ये स्ट्रेट चेन के 1 2 3, तो ये आपके पास कार्बन 2 है और इस कार्बन 2 पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इस कार्बन 2 के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, नियोपेंटेन। इसी तरह से आपको एक असाइनमेंट मैंने दी है जिसमें आप हेक्सेन के आइसोमर्स बनाएंगे, उसके आइसोमर्स इससे ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब वो बनाए, उसमें कोई मसला होगा तो हम उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। नाउ इनका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 36,
आइसोपेंटेन दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका आइयूपैक नेम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 27.9। नियोपेंटेन जिसका आइयूपैक नेम है 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 9.5। दैट इज जो एन पेंटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सिंपल जो अभी हमने बात पढ़ी है, मोर ब्रांचिंग होगी। अब अगर आप देखें तो आइसो और नियो में ब्रांचेस ज्यादा हैं, मोर ब्रांचिंग होगी तो वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, और वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। लेस ब्रांचिंग है एन स्ट्रक्चर में, वहां पे स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जो नॉर्मल अल्केन्स हैं, जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं, उनको लीनियर अल्केन्स भी कहा जाता है। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका सेम फॉर्मूला है। अब अगर आप देखें तो इन तीनों का फॉर्मूला C5H12 है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें तो कितने डिफरेंट हैं। पेंटेन का स्ट्रेट है, आइसोपेंटेन का ब्रांच है, और नियोपेंटेन की 2 ब्रांचेस हैं। बेटा सुनो तो आप मुझे जाके सो जाना, मैं लेक्चर देके आ रही हूँ। मेरी बाहर बैठी है, मेरा बच्चा वो भी अंदर सो रहा है, भाई भी सो रहा है, मैं आ ठीक। मैं जब लेक्चर देके आऊंगी मैं अपने बच्चे के लिए दूध लेती हूँ, ठीक है। दूध लेने जाना, ठीक है। अब पीछे करके सो ताकि पीछे ना, अभी दे दूं दूध। ब्रांच चेन्स आर मोर स्टेबल। हाँ जी, इसमें क्या है, ब्रांच चेन जो होती हैं, अब आपके पास ब्रांच अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है लीनियर अल्केन से। लाइक 2 मिथाइल प्रोपेन जिसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, वो मोर स्टेबल है देन एन ब्यूटेन से। व्हाई, इसकी रीजन देखते हैं। द रीजन इज आइसोब्यूटेन जो है वो मोर कंपैक्ट स्ट्रक्चर है, वो क्या है, स्मॉलर है और मोर कंपैक्ट है। कंपैक्ट का मतलब क्या होता है, जुड़ी हुई, इकट्ठा हुआ है, वो ज्यादा फैला हुआ नहीं है। तो अगर आप आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये वॉल्यूम में स्मॉल है और कंपैक्ट है, इस वजह से इसमें लंडन फोर्सेस भी कम हैं। लंडन फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। ये एक रीजन है। सेकेंड रीजन इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ, कमिंग चैप्टर में हाइपर कंजुगेशन हमारे पास बहुत डिटेल से टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम इसको डिटेल से देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इस ये आपके पास क्या है, एन ब्यूटेन है, 1 2 3 4। इस एन ब्यूटेन में ये जो आपके पास लास्ट 2 कार्बन एटम्स हैं, इनका बॉन्ड जो है वो नो बॉन्ड रेजोनेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें CH2 के ऊपर प्लस और CH3 के ऊपर माइनस साइन आ जाता है। इसको, ये जो आपके पास आया है, इसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब क्या है, अगर आप देखें तो एन ब्यूटेन में आपके पास जब रेजोनेंस हुई तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बच गया है CH2 प्लस, ये एक और कार्बन के साथ अटैच है। आपको पता है CH2 के ऊपर अगर प्लस साइन आ जाए तो इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन। कार्बन के ऊपर CH2 के साथ या कार्बन के ऊपर प्लस साइन आ जाए तो इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन। अब इस CH2 प्लस को अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक और कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। अब हम देखते हैं जरा अपना आइसोब्यूटेन। अगर हम इस आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये सेकेंड कार्बन जो है और ये CH3, ये हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस।
इस CH के ऊपर पॉजिटिव और इस CH3 के ऊपर नेगेटिव साइन आ गया। फिर मैं आपको बता रही हूँ हाइपर कंजुगेशन आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम एक लुक दे रहे हैं इसको कि ये क्या है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देती हूँ। अब यहाँ पे ये जो CH पॉजिटिव है ये भी क्या है, कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये कौन सा टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन है, ये C दो कार्बन से अटैच है, इसलिए ये जो CH पॉजिटिव है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे आपके पास क्या बना था, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना था, और सेकंड केस में आपके पास क्या बना है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया है। यहाँ पे आपके पास ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये आपके पास क्या बन गया है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और ये आपके पास क्या बन गया है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल होते हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या है, वो मोर स्टेबल हैं देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये मोर स्टेबल है, इसलिए आपके पास जो आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स हैं वो मोर स्टेबल हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। जैसे ये आपने देखा ना, ब्रांच चेन्स आर मोर स्टेबल देन लीनियर अल्केन्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपके पास जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है और इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये मोर स्टेबल है। This more stable carbon-carbon hyperconjugated resonance structures explain the increased thermodynamic stability of 2-methyl propanes as compared to isomeric N-butane. इस वजह से आपके पास जो है वो N-butanes में ज्यादा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ब्रांच चेन्स आपके पास मोर स्टेबल हैं देन लीनियर अल्केन्स। ये आपके पास ब्रांच चेन है, इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसलिए आपके पास आइसो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स आइसो स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल हैं देन लीनियर वंस। नेक्स्ट इज पैराल्केन्स। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स जो है ये बेसिकली लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है विच मीन्स लिटिल अफिनिटी। अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है बिकॉज दे हैव लिटिल अफिनिटी टुवर्ड्स एनी रिएक्टेंट और रिएजेंट। नाउ व्हाई दे हैव लिटिल अफिनिटी, व्हाई अल्केन्स हैव लिटिल अफिनिटी फॉर एनी रिएजेंट और फॉर अदर रिएक्टेंट्स? The reason is कि जब आप अल्केन का स्ट्रक्चर देखते हैं CH4 मीथेन है, इसमें आपको कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, दैट इज हाइड्रोकार्बन से, कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप क्या है ये आप पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो जो फर्स्ट रीजन है अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, इट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अल्केन्स में फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, इसलिए ये इसकी रिएक्टिविटी कम है और ये पैराफिन्स कहलाते हैं। सेकंड रीजन क्या है, अल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। दैट इज अ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर बॉन्ड जो है ये इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रोवाइड करता है और लेस एफिनिटी की वजह भी है। थर्ड इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग
अपने फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें 4 सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। इसमें क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। अब कार्बन के अंदर 4 सिंगल कोवेलेंट 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई इसमें हाइब्रिडाइजेशन also play its role towards its less affinity। इसके बाद अगर आप देखें तो अल्केन्स में सारे सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड, to break single sigma bonds, so they are also paraffins। इसके बाद सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो इनर्ट है। इनर्ट क्यों है? क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, सो दे आर इनर्ट एज वेल। तो अब आपसे अगर पूछा जाए व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, तो आप ये रीजंस उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। Now come towards reactions of alkanes। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स से पहले हम रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब है? इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरी टाइटली हेल्ड हैं बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टाइटली हेल्ड है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको ना तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो रिएक्टिव हैं। नेक्स्ट इज नॉन पोलर बॉन्ड्स। अल्केन्स जो हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोकार्बन से प्योर हाइड्रोकार्बन, जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अब अगर आप देखें तो 2.5 और 2.1 इतना ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसलिए जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तकरीबन इक्वली शेयर्ड हैं कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के केस में। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली शेयर्ड है, इसलिए इस बॉन्ड को हम कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम क्या कह देते हैं कि ये नॉन पोलर बॉन्ड है। आयोनिक रिएजेंट्स लाइक एसिड्स, अल्कीलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं, इनका अल्केन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। सुटेबल कंडीशंस पे हम कुछ रिएक्शंस करवा सकते हैं। अब सुटेबल कंडीशंस पे जो रिएक्शंस होते हैं उनको जरा हम देखते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। सुटेबल कंडीशंस में अल्केन्स आपके पास 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस शो करते हैं, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। ये रिएक्शंस जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल हैं और इसमें लाइट एनर्जी, या ये हाई टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड है या इनको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शंस हैं जिनमें आपके पास मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, इन सारी कंडीशंस पे मीथेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। इसी तरह से अगर मीथेन की हम ऑक्सीजन करवाएं, ऑक्सीडेशन करवाएं मोलिब्डेनम ऑक्साइड्स की प्रेजेंट में, तो ये आपके पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है? ये आपके पास कैटालिटिक रिएक्शंस हैं। सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट, जगह ले लेना। अब अल्केन्स के साथ आपको पता है हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हम सबसे छोटा अल्केन देखें, दैट इज मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन्स हैं। इन 4 हाइड्रोजन्स में से अगर कोई भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे कोई भी
और एटम लग जाता है। लाइक हम यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन एटम्स सब्स्टिट्यूट करता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। That is CH3Cl. One hydrogen has been replaced by Cl. Now it is called chloromethane. और जो Cl यहाँ से रिमूव हुआ था, जो एक Cl यहाँ पे बचा है और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ था, उन्होंने क्या बना दिया HCl. They have produced HCl. इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में ये जो CH3 है, इसमें से हम एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह भी हम क्लोरीन लगा देते हैं. Now it is CH2Cl2. Again a substitution reaction occurs in which chlorine has substituted the hydrogen atom. That is dichloromethane. इसमें हम जो एक हाइड्रोजन है वो और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. Now एक हाइड्रोजन रह गया और Cl कितने हो गए? 3 हो गए. It is trichloromethane. अब ये जो हाइड्रोजन लास्ट हाइड्रोजन बचा है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी Cl रिमूव कर देता है और इसकी जगह ले लेता है. नाउ कार्बन हैज 4 क्लोरीन एटम्स एंड दैट इज कॉल्ड टेट्राक्लोरोमीथेन. रिएक्टेंट में क्या था? 4 हाइड्रोजन एटम्स थे. These all 4 hydrogens has been replaced by chlorine atoms step by step. एक स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, नेक्स्ट स्टेप में एक और हाइड्रोजन, नेक्स्ट स्टेप में एक और हाइड्रोजन, एंड फाइनल प्रोडक्ट हैज नो हाइड्रोजन. All 4 hydrogen atoms has been replaced by chlorine atoms, and these are called substitution reactions. Substitution reactions जो हैं वो उनको हम जरा देखते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल से प्रोसेस करते हैं. अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें या कोई भी रिएक्शन देखें, उसमें जो पहला स्टेप है वो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड क्लीवेज. फर्स्ट स्टेप में एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लेगा. दैट इज कॉल्ड बॉन्ड क्लीवेज. बॉन्ड क्लीवेज इज ऑफ 2 टाइप्स, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज. Homo means same, litic means breakdown, lysis. Hetero means different and litic means lysis breakdown. Homolytic cleavage and heterolytic cleavage में क्या डिफरेंस है, इसको जरा हम देखें. सबसे पहले वही बात आपको पता है कि जो भी ये केमिकल रिएक्शंस है उसमें पहले एक बॉन्ड ब्रेकअप होता है और फिर न्यू बॉन्ड बनता है. That is a chemical reaction में क्या है? Making and breaking of covalent bonds, breakage of older bonds and then formation of new bonds. अब देखें बात शुरू कहाँ से होती है? When old bond is broken. जब बॉन्ड टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना. एक बॉन्ड आपको पता है कि एक बॉन्ड कैसे बनता है? By sharing of 2 electrons. कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब कोवेलेंट बॉन्ड जो था वो तो ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 चॉइसेस. क्या 2 चॉइसेस हैं? या तो वो जिस एटम से आए थे वो दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लें एंड दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक क्लीवेज. दैट इज लाइक अगर हम इसको देखें, Br2 है. Br2 कैसे बना है? एक ब्रोमीन एटम ने और एक और ब्रोमीन एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और ये क्या बन गया? ब्रोमीन मॉलिक्यूल, जिसको हम Br2 कहते हैं. अब इस बॉन्ड की क्या हो गई? होमोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास एक ब्रोमीन एटम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दूसरे ब्रोमीन एटम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. अब अगर आप यहाँ पे देखिए, ये एक ब्रोमीन एटम है और ये इनका वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जो इन्होंने शेयर किया हुआ था. अब ये क्या हो गया?
हर ब्रोमीन एटम के पास ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया है। यूनिफॉर्मली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, होमोलिटिक बॉन्ड की क्लीवेज हुई है, इसलिए दोनों ब्रोमीन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, एंड दैट टाइप ऑफ लाइसिस इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। नेक्स्ट इज हेट्रोलिटिक। चलिए, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है ये नॉन पोलर जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ये जिनके अंदर पोलैरिटी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, वेरी लेस पोलर बॉन्ड जो है उनमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है। नाउ कम टूवर्ड्स हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है? आपके पास दो एटम हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। one atom is have more electronegativity as compared to other bond. Like अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान में बॉन्ड बना है, इसमें क्या होना है? ब्रेक डाउन होना है। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ब्रोमीन क्योंकि मोर पावरफुल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली क्लीव्ड होते हैं, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ब्रोमीन के पास ज्यादा शेयर आ गया, इसलिए वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया है। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो ब्रोमीन के पास चला गया है, इसलिए उसके पास क्या आ गया है? प्लस साइन आ गया है। इट मीन्स कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और ये क्यों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ने अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली है। दैट टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम एटम्स के पास चले जाते हैं, तो इसको हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। ये आपके पास पोलर कंपाउंड्स में, वो कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पोलर कंपाउंड्स हैं, इनमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। अब देखते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो है इसको हम ट्रेडिशनल एरो से शो करते हैं। लाइक ये आपके पास एरो है और ये कंप्लीट एरो है, ये इस तरह का एरो है, ये कंप्लीट एरो है। इससे हम इसको शो करते हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक प्लस साइन होगा और एक माइनस साइन होगा। दैट इज एक कैटाइन और एक एनाइन जनरेट होंगे। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज जो है वो सिंगल एरो होता है आपके पास, और इसमें कोई चार्ज नहीं आता एटम्स पे, और एटम्स जो हैं वो रेडिकल की फॉर्म में बनता है। रेडिकल क्या होता है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो एटम के पास तो वो रेडिकल होता है। अब यहाँ पे आप देखें, ये अगर आप देखें तो ये सिंगल हेड एरो है, ये कंप्लीट एरो नहीं है बल्कि ये हाफ एरो है, लाइक दिस। तो ये जो हाफ एरो है ये हम शो करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज के लिए, और इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एक रेडिकल बनता है। बिफोर प्रोसेसेस टूवर्ड्स मैकेनिज्म ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हम थोड़ा सा एरो हेड्स को देख लेते हैं। फ्री रेडिकल जो है वो हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में चलती है। अब ये आपके पास इस एरो से तो आप वाकिफ हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एरो, और ये एरो आपके पास यूज होता है जस्ट रिएक्शंस में फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये एरो आपको क्या शो करेगा कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट आएंगे और ये प्रोसीड कर रहा है टूवर्ड्स प्रोडक्ट। एक आपके पास ये कर्व एरोज होते हैं। कर्व एरोज की कर्व एरोज का ये जो पार्ट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम टेल कहते हैं, और ये वाला
पॉइंट जो अदर एंड है इसको हम हेड कहते हैं, जिसके ऊपर एरोज लगे हुए हैं। अब एरोज में अगर आपके पास कंप्लीट एरो है, इसको हम कर्व्ड एरोज कहते हैं, कर्ली एरोज कहते हैं। कर्ली एरोज में जब कंप्लीट एरो होगा आपके पास, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अब ये जो पाथ है, ये जो टेल है, ये शो कर रहा है कि बॉन्ड कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने हैं, और हेड क्या शो करेगा कि किसके पास इलेक्ट्रॉन जाने हैं, इलेक्ट्रॉन ने कहाँ से अपना स्टार्ट लेना है और कहाँ से एंड करना है। दैट इज ये इलेक्ट्रॉन्स, हेड टेल जो है वो शो करेगी इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स, किस इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स क्या है। और जो इसका हेड है वो शो करेगा कि एक्सेप्टर कौन है, कौन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो ये जो कर्व कंप्लीट 2 बार्ड एरो है, ये शो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो कर रहा है। अदर टाइप ऑफ एरो क्या है, इसको हम हाफ एरो भी कहते हैं और सिंगल बार्ब एरो भी कहते हैं और फिश हुक एरो भी कहते हैं। ये शो कर रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपने डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जा रहा है। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को अगर आपने शो करना है तो आप हाफ एरो, ये जिसको हम फिश हुक एरो कहते हैं, आप वो यूज करेंगे। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो करना है तो आप कंप्लीट एरो या 2 बार्ब्ड एरोस को शो करेंगे। Now come towards its mechanism. रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं ये हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। सब्स्टिट्यूशन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं। वो रिएक्शंस जिनमें एक इनकमिंग एटम्स जो है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर से कोई एक एटम निकाले और उसकी जगह पे खुद ले ले, तो वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। और इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर रेडिकल इन्वॉल्व है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। अल्केन्स के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो यूजुअली फ्री रेडिकल से प्रोसेस करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। स्टेप्स ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन, दैट इज आपका रिएक्शन जो स्टार्ट होगा, जो उसका स्टार्टिंग स्टेप होगा वो उसका इनिशिएशन होगा। सेकंड स्टेप प्रोपगेशन, जिसमें रिएक्शन प्रोसेस कर रहा है। अगर चेन रिएक्शन है तो वो सारे चेन्स बन रहे हैं, वो सारे स्टेप्स हो रहे हैं जिसमें चेन रिएक्शन चल रहा है, वो प्रोपगेशन होगा। दैट इज प्रोग्रेस, फैलाव, वो आपके पास सेकंड स्टेप होगा प्रोपगेशन। टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेशन का मतलब है एंड ऑफ द रिएक्शन। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, जिसमें रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। इसको अगर हम जरा डिटेल से देखें, स्टेप 1 क्या है? इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या है? स्टेप 1 में अल्केन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अल्केन्स का इनिशिएट होगा रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में या अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस, और इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट्स में आपके पास 2 ब्रोमीन रेडिकल्स जो हैं वो सामने आएंगे। आपके पास क्या होंगे? 2 ब्रोमीन रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट होंगे। इस मीन कि हम कह सकते हैं कि जो इनिशिएशन स्टेप है वो बेसिकली आपके पास जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल है। इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली क्या है? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल स्टेप है। अब इसको जरा देखते हैं। ये आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आई और ये आपके पास, अब आप देखिए ये होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है। और कौन सी क्लीवेज हो रही है? होमोलिटिक, जिसमें दोनों क्लोरीन एटम्स के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। इस क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 क्लोरीन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड था ये होमोलिटिकली क्लीव हुआ, ब्रेक हुआ
और आपके पास दोनों क्लोरीन एटम्स जो हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। नाउ इट इज जनरेटेड फ्री रेडिकल। अब आपके पास क्या जनरेट हो गया? फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है। तो आप क्या कह सकते हैं? इनिशिएशन स्टेप जो है वो बेसिकली जनरेशन ऑफ फ्री स्टेप है। अब ये जो आपके पास दो, हम यहाँ पे क्लोरीनेशन एक्सप्लेन करें तो आपके पास यहाँ पे, सॉरी ये गलत लिखा गया, इट्स क्लोरीन रेडिकल। ये जो क्लोरीन रेडिकल जनरेट हुए हैं ये अब आपका चेन रिएक्शन करवाएंगे, ये अब आपका प्रोपगेशन स्टेप करवाएंगे। उसकी तरफ करते हैं। सेकंड स्टेप इज प्रोपगेशन। जो क्लोरीन रेडिकल है वो अब प्रोपगेशन करवाएगा। जो आपके पास इस स्टेप में एक क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हुआ था, ये क्लोरीन रेडिकल अब आपके पास क्या करवाएगा? प्रोपगेशन करवाएगा, चेन रिएक्शन करवाएगा। कैसे करवाएगा? ये क्लोरीन रेडिकल एक्सट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन और क्या बना देगा? HCl बना देगा, और साथ में आपके पास एक मिथाइल रेडिकल बना देगा। देखिए ये फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्लोरीन रेडिकल बना था, ये आपके पास अल्केन है CH4, जिसके हमने एक हाइड्रोजन को हमने एक्सपोज करके लिख दिया है। 3 हाइड्रोजन हमने कंपैक्ट लिखे हैं, एक हाइड्रोजन को हम एक्सपोज करके लिख रहे हैं। वो जो एक्सपोज करके हम लिख रहे हैं उसकी हम ब्रेकेज करवाएंगे। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली क्लीव्ड हुआ। हाइड्रोजन के पास जो इसका रेडिकल आया उसने क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर HCl बना लिया, और इसमें जो आपके पास एक मिथाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन आया था होमोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में, उसने क्या बना लिया? मिथाइल रेडिकल बना लिया। उसने क्या बना लिया? मिथाइल रेडिकल। ये आपका फर्स्ट स्टेप है प्रोपगेशन का। अब इसके बाद चेन रिएक्शन शुरू हो रहा है, वो कैसे हो देखिए आगे से। ये जो मिथाइल रेडिकल है क्लोरीन, तो आपको पता है ना ये तो हमारे पास एक्सेस में अवेलेबल है। अब ये मिथाइल रेडिकल क्या करेगा? ये एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और उसमें भी क्या हो जाएगी? होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। एक क्लोरीन जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरीन रेडिकल में। और जो एक और क्लोरीन है, जो सेकंड क्लोरीन रेडिकल है, वो मिथाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा। एक क्लोरीन रेडिकल और मिथाइल रेडिकल बॉन्ड बना के मिथाइल क्लोराइड बना देंगे, दैट इज CH3Cl बना देंगे। ठीक है, समझ आया क्या हुआ? यहाँ पे ये जो मिथाइल रेडिकल था इसने क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक किया और क्या बना लिया? एक क्लोरीन फ्री रेडिकल और साथ में मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में अब ये क्लोरीन जो है ये अटैक करेगा किस पे? मिथाइल क्लोराइड पे। इस मिथाइल क्लोराइड का एक हाइड्रोजन बॉन्ड हमने एक्सपोज करके लिख दिया है और 2 हाइड्रोजन जो है वो हमने कंपैक्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, क्लोज करके लिख दिए हैं। अब ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड क्लीव हुआ, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना और इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ने इस क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना लिया, और एक आपके पास ये जो था ये एक रेडिकल जनरेट हो गया CH2Cl। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो आपके पास रेडिकल जनरेट हुआ है, अल्काइल रेडिकल जनरेट हुआ है, ये अल्काइल रेडिकल जो है एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो होमोलिटिकली क्लीव्ड होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और दूसरा जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो अल्काइल रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा CH2Cl2, और ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास CHCl3 बन जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस आपके पास चेन रिएक्शन या प्रोपगेशन स्टेप कहलाता है। अब इस स्टेप में आप एक बात नोट क्या करेंगे? जितने भी एरोज यूज हुए हैं वो कौन से एरोज यूज हुए हैं? सिंगल हेड एरोज यूज हुए हैं, हाफ एरोज यूज हुए हैं, जिनको हम फिश एरोज भी कहते हैं। आप देखें क्यों फिश एरो यूज किए? क्योंकि जो भी बॉन्ड क्लीव हो रहा है वो होमोलिटिकली क्लीव हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन उनको वापस मिल रहा है, इसलिए हमने फिश हुक एरो यूज किया है या हाफ
कर्ल्ड एरोजन्स किया है। नेक्स्ट स्टेप इज टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन क्या है? थर्ड स्टेप है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टर्मिनेशन में क्या होता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब इसमें रिएक्शन स्टॉप कैसे होगा? इसमें की क्या है रिएक्शन स्टॉप होने की? दो फ्री रेडिकल्स आपस में ज्वाइन करके एक मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बेसिकली कंज्यूम हो जाएंगे। अब जब वो फ्री रेडिकल्स ही अवेलेबल नहीं होंगे, फ्री रेडिकल्स जनरेट नहीं होंगे, फ्री रेडिकल्स कंज्यूम होते जा रहे हैं, तो रिएक्शन क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। अगर आप प्रोपगेशन में देखें तो आपके पास हर स्टेप में एक फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ जो कि प्रोपगेशन का काम करेगा। सेकंड स्टेप में क्लोराइड रेडिकल जनरेट हुआ जिसने प्रोपगेशन का काम किया। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके पास एक अल्काइल हैलाइड रेडिकल जनरेट हुआ जिसने प्रोपगेशन का काम किया, और नेक्स्ट स्टेप में फिर एक क्लोराइड रेडिकल जनरेट हुआ जिसने प्रोपगेशन का काम किया, और ये आपके पास एक चेन रिएक्शन चलता जा रहा है। टर्मिनेशन में क्या हो? आपके पास मॉलिक्यूल बन रहा है, रेडिकल से मॉलिक्यूल बन रहा है। अब मॉलिक्यूल से तो रिएक्शन ही प्रोसेस करना, रिएक्शन प्रोसेस किससे करना है? फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल सारे कंज्यूम हो गए तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। रिएक्शन टर्मिनेट होने के थ्री वेज, मतलब ये थ्री वेज हम इसको कह सकते हैं कि थ्री डिफरेंट वेज से आपके पास रेडिकल्स कंज्यूम हो सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है? क्लोरीन रेडिकल जो है वो क्लोरीन रेडिकल के साथ ही बॉन्ड बना ले और क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दे। दो क्लोरीन रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के Cl2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में प्रोग्रेस करना है क्लोरीन रेडिकल से, क्लोरीन रेडिकल कंज्यूम होगा। एक और वे क्या है? मिथाइल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट कर रहा है और आपके पास क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। कोई क्लोराइड रेडिकल और अवेलेबल ही नहीं है तो रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अगर तो और क्लोरीन रेडिकल अवेलेबल है तो रिएक्शन प्रोपगेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें आपके पास इस स्टेप में मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा था, वो रिएक्शन प्रोपगेट कर रहा है। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है? स्टॉप हो गया, क्योंकि आपके पास दो फ्री रेडिकल्स ने बॉन्ड बनाया है। एक और वे क्या है? दो मिथाइल रेडिकल्स हैं और उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? इथेन मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास बेसिकली फ्री रेडिकल्स ने मॉलिक्यूल बना दिया तो रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें प्रोपगेशन में तो एक फ्री रेडिकल और एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था और आपके पास ये रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा था, रिएक्शन प्रोपगेट कर रहा था, रिएक्शन चेन फॉर्म में चल रहा था। प्रोडक्ट क्या बन रहा था? एक मॉलिक्यूल और एक रेडिकल। दैट इज हर स्टेप में एक रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो ये रिएक्शन को क्या कर रहा है? प्रोपगेट कर रहा है, रिएक्शन को चेंज बन के चलता जा रहा है। टर्मिनेशन में क्या हो गया? रेडिकल्स जो हैं वो कंज्यूम हो गए हैं, प्रोडक्ट में कोई रेडिकल नहीं बन रहा। जब कोई रेडिकल ही जनरेट नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसेस करेगा? तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं स्टेप्स को कि टर्मिनेशन में रेडिकल से मॉलिक्यूल बन रहा है और प्रोपगेशन में रेडिकल और मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में भी क्या बन रहा है? एक मॉलिक्यूल और एक रेडिकल बन रहा है। ये आपको है कि आपने एक रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्मिनेशन है या प्रोपगेशन है। टर्मिनेशन में आपके पास रेडिकल्स रिएक्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये रिएक्शन ब्रोमिनेशन से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने आपको क्लोरीनेशन से कर दिया है। आपकी बुक में जो रिएक्शंस हैं उनमें थोड़ी सी अरेंजमेंट आगे पीछे हो गई है, तो आपने रिएक्शन जो आप असाइनमेंट भेजेंगे वो इस पैटर्न पे भेजेंगे जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। एक और जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए यूजफुल होगी वो भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आप ऑलरेडी 9th ग्रेड में 9th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये ऑपोजिट रिएक्शंस होते हैं और ये साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन में होते हैं। वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रहा है उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन वो जिसमें मोर कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे, लेस कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे
ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज करती है, लाइक +1 to +3। अब यहाँ पे अगर आप देखें, सोडियम 0 से +1 स्टेट में जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन। सोडियम 0 से +1 स्टेट में जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो इसको हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, जिसमें मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, या इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, रिडक्शन। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, इट इज कार्बन ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में वाटर। कॉपर यहाँ -+2 स्टेट में था और वो किस में आ गया, 0 स्टेट में, +2 से 0 में। अब ये जो +2 से 0 में आ रहा है, इट मीन्स के डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2 से 0 का मतलब है कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, एंड दैट इज रिडक्शन। दैट इज रिडक्शन। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, रिडक्शन। इसी में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन जो है ये किस फॉर्म में है, 0 फॉर्म में है, और ये यहाँ पे किस फॉर्म में जा रहा है, +1 फॉर्म में जा रहा है हाइड्रोजन। तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए हमने इसको ऑक्सीडेशन कह दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे भी इसको क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन कह दिया। आप इसको थोड़ा सा, ये नीचे वाली एग्जांपल है, इसमें भी सेम इसी तरह से ऑक्सीजन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन है। इसको आप देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो you have understood today's lecture. Now there is an assignment. Explain chlorination of methane with free radical chain mechanism. Why alkanes are called paraffins? आपने क्लोरीनेशन एक्सप्लेन नहीं करनी, आपने ब्रोमिनेशन एक्सप्लेन करनी है। सॉरी, ये इट्स ब्रोमिनेशन। आपने क्या एक्सप्लेन करनी है, ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट इज व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। इसमें आप इसकी रीजन के साथ ये एक्सप्लेन करेंगे। एंड ब्यूटेन्स हैज हायर boiling point than isobutanes. Lower alkane members are gases while higher members are waxy solids. And at the last, you have to draw isomers of hexane. Dear students, please submit your assignments on time and do it neatly and write your name and admission number clearly on your assignments. Thank you. I hope so you have understood the lecture. Thank you and have a nice day.